डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से, जहां पर आईआईटी नीट और 11-12 फाउंडेशन की सभी क्लासेस चलती हैं। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट आज फिजिक्स में मैकेनिक्स का रोटेशनल मोशन का क्विक रिवीजन होगा। रोटेशनल मोशन थोड़ा सा हार्ड टॉपिक माना जाता है, लेकिन इस रिवीजन से टॉपिक आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा। बस अलग से इस पर बेटा आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। चाहे जो एग्जाम देने आप जाइए, रोटेशनल मोशन से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। ये टॉपिक टोटली बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड टॉपिक है ना। अलग अलग बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ने पड़ते हैं, है ना। उसके बाद से टॉर्क का कॉन्सेप्ट, एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग ऑफ बॉडीज, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये टॉपिक आपको विशेष रूप से तैयार करना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करके। अगर इस टॉपिक से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए तो टॉपिक बढ़िया से आपका तैयार हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए आज बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि क्विक रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन आपका रोटेशनल मोशन होगा, मैकेनिक्स का, फिजिक्स का। आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें रोटेशनल मोशन में क्या है बेटा ना, कि कोई बॉडी अगर अपने किसी एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करता है तो उसमें एक टर्म आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी के किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन का अपोज करता है। रोटेशनल मोशन जो होता है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी के एक्सिस पर डिपेंड करता है, उस बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। एक ही बॉडी की कई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है। अगर एक्सिस आप चेंज करते जाइए तो बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता जाएगा बेटा, चेंज होता जाएगा। किसी पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m/r²। अगर वह पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल अगर अपने एक्सिस पर है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्यारे बच्चों जीरो होता है। कोई भी पार्टिकल अगर एक्सिस से जितनी अधिक दूरी पर होता है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होता है। मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से जितनी अधिक दूरी पर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का उतना ही ज़्यादा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है बेटा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसमें हम बात करते हैं कि अलग अलग बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके मेन एक्सिस के अबाउट आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद से अलग अलग एक्सिस के अबाउट उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप 2 प्रकार के थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं, और वो थ्योरम होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस जो थ्योरम होता है ये हर प्रकार के बॉडी के लिए वैलिड होता है, लेकिन जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है प्यारे बच्चों, ये केवल प्लेनर बॉडी के लिए वैलिड होता है। जैसे डिस्क है, रिंग है, लेमिना है, इनके लिए क्या होता है, वैलिड होता है। इसके हेल्प से आप किसी भी बॉडी की किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बेटा आई से इंडिकेट करते हैं। जिसमें कि अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो जो रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ना, रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन एक्सिस के अबाउट, मेन एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है प्यारे बच्चों mr²। एकदम आसान है, m है मास, r है उस रिंग का रेडियस। जो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ना, डिस्क की, इसी का आधा आप कर दीजिए तो देखिए हाफ mr², ये डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग की इनर्शिया का आधा होता है। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें हॉलो सिलेंडर, है ना, हॉलो सिलेंडर की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है प्यारे बच्चों, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप क्या करो, रिंग के ऊपर रिंग रखते चले जाओ तो एक हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। इसलिए रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हॉलो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के बराबर होता है। इसलिए कुछ बच्चों को ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर का पता नहीं होता, लेकिन कितना आसान है। मेन एक्सिस के अबाउट हॉलो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, सेम होती है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड सिलेंडर की अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग देखें, है ना, सॉलिड सिलेंडर के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, आप क्या करो, डिस्क के ऊपर डिस्क रखते चले जाओ, वो तो देखोगे एक कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। इसलिए सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यानी सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना होता है प्यारे बच्चों, हाफ mr²। इसका मतलब हॉलो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के इक्विवेलेंट होता है, और सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डिस्क के इक्विवेलेंट होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा इस पे चांस होता है, और वो होता है हॉलो स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना।
हॉलो स्फीयर एक 3 डायमेंशनल बॉडी है। हॉलो स्फीयर जैसे फुटबॉल है ना, प्लास्टिक का बॉल है, तो हॉलो स्फीयर की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ये होती है बेटा 2/3 mr²। ये हॉलो स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसके बाद से बात करते हैं बेटा सॉलिड स्फीयर, है ना। सॉलिड स्फीयर के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना चाहिए। और ये सब हम मेन एक्सिस का अबाउट बता रहे हैं, सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेन एक्सिस किसे कहते हैं? जो उस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंटर ऑफ मास से जो पास होता है वो उसका मेन एक्सिस होता है। किसी भी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके मेन एक्सिस के अबाउट सबसे कम होता है। उसके बाद आप कोई भी एक्सिस आप दूसरा एक्सिस के अबाउट मोमेंट से देखोगे तो उस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज़्यादा ही होगा। तो इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा प्यारे बच्चों, ये 2/5 देखो mr² होता है। इस तरह से आप देख रहे हो कि हॉलो स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है और सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? कम है। अगर हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर को एक साथ आप एक सरफेस पे रोटेट करा के छोड़ दो तो सॉलिड स्फीयर देर तक रोटेट करेगा और हॉलो स्फीयर जल्द ही रुक जाएगा, क्योंकि सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या है? कम है। जैसे अर्थ की अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कहीं आवश्यकता पड़ जाए तो आपको 2/5 mr² यूज करना चाहिए, बिकॉज जो अर्थ है वो क्या है? सॉलिड स्फीयर है। इसके बाद से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आता है और वो होता है प्यारे बच्चों, और वो होता है एक थिन रॉड। क्या होता है? थिन रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इंपॉर्टेंट। थिन रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन एक्सिस के अबाउट होता है 1/12 ml²। देख रहे हो, L है उस रॉड का लेंथ, M है उस रॉड का मास। थिन रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 mr² होता है। लेकिन थिन रॉड का जो इंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये डायरेक्ट आपको याद रखना चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक रॉड है उसके इंड एक्सिस के अबाउट कितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो मेन एक्सिस के अबाउट नहीं, इंड एक्सिस के अबाउट इनर्शिया। और ये क्वेश्चन सॉल्विंग में जबरदस्त इसका यूज है। इसमें आप पहले एक्सिस थ्योरम लगाकर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं और ये होता है 1/3 ml²। तो यह है एक थिन रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन एक्सिस के अबाउट, और ये एक थिन रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके इंड एक्सिस के अबाउट। इसी तरह से अगर रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखिए तो रिंग की इनर्शिया हमने अभी बताया मेन एक्सिस के अबाउट mr² होता है। लेकिन रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उसके डायमीटर के अबाउट अगर हम देखें तो मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आधा यानी हाफ mr² हो जाता है। डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उसके डायमीटर के अबाउट देखें तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आधा यानी 1/4 mr² हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट से इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके बेटा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की इनर्शिया सारे बच्चे नहीं जानते हैं क्योंकि इसमें डिराइव करके इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ता है। ये देखो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे HCl मॉलिक्यूल है ना, H2O है, तो ये इसका देखो मास M1 है, इसका मास क्या है? इस M2 है, और इसका मान लो एक मास कम है एक ज़्यादा है, तो इसका यहाँ पे है बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसका जो टोटल लेंथ है वो कितना है? L, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाला जो एक्सिस होता है, ध्यान देना कौन से एक्सिस हम बात कर रहे हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाला जो एक्सिस होता है, अगर इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो इसको याद रखना बहुत आसान है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यू इंटू बॉन्ड लेंथ का स्क्वायर होता है, और म्यू यहाँ पर है रिड्यूस मास। म्यू इसको याद रखने का तरीका है, देखो M1 M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू इन दोनों M1 M2 की बीच का जो दूरी है इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे आप निकाल सकते हैं। बहुत आसानी से निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको याद रखने का अच्छा तरीका है म्यू इंटू L²। हियर म्यू इज रिड्यूस मास ऑफ M1 M2, दैट इज M1 M2 अपान M1 प्लस M2। ये M1 M2 का रिड्यूस मास कहलाता है, और रिड्यूस मास को हिंदी में एवरेज मास भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो मास दे देगा M1 M2, बताओ इसका रिड्यूस मास कितना होगा? तो याद रखो M1 M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू उनके बीच की दूरी का स्क्वायर क्या हो गया प्यारे बच्चों? L² हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको बेटा टॉर्क कहते हैं, ठीक ना। तो जो टॉर्क होता है, देख रहे हो टॉर्क, ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क। टॉर्क को कहा जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स। किसी भी बॉडी पर
अगर हम लोग फोर्स लगावें और वह फोर्स उस बॉडी को अगर रोटेट करा दे किसी एक्सिस के अबाउट, तो इस तरह से वह उस बॉडी पे क्या लगता है बेटा, टॉर्क लगता है। यानी फोर्स की ऐसी कैपेसिटी जो किसी बॉडी को उसके किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन करा दे, दैट इज टॉर्क। टॉर्क निकालने के 3 मेथड हैं। एक मेथड है बेटा टाउ बराबर आई इंटू अल्फा से आप टॉर्क निकाल सकते हैं। एक मेथड है टाउ बराबर आर, पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से भी टॉर्क आप निकाल सकते हैं। और एक तरीका होता है जैसे फोर्स पता हो और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां पर फोर्स लग रहा है वहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पता हो तो दोनों का मल्टीप्लाई करके भी आप टॉर्क निकाल सकते हैं। टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के अलांग होता है ना, जिस प्लेन में फोर्स लगेगा उसके आउट ऑफ प्लेन, है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क का डायरेक्शन होता है, एक्सिस के अलांग डायरेक्शन होता है। टॉर्क कौन सी क्वांटिटी है, एंगुलर क्वांटिटी है। ओके, कितने तरीके से टॉर्क का कॉन्सेप्ट निकालते हैं बेटा, 3 फॉर्मूला होता है टॉर्क फाइंड करने का। तो आओ देखते हैं टॉर्क का कॉन्सेप्ट, है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू, देखो टाउ इज इक्वल टू 3 फॉर्मूला इसका होता है, पोजीशन वेक्टर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दी जल्दी में एफ क्रॉस आर कह देते हैं, नहीं बेटा, टॉर्क हमेशा आर क्रॉस एफ से आता है। और एक और कॉन्सेप्ट होता है टाउ इज इक्वल टू, है ना, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में फोर्स इनटू, है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे यहाँ पे कोई एक्सिस है ना, यहाँ पर क्या है बेटा, एक्सिस है और यह है पॉइंट ऑफ एक्शन और यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, d है। इन दोनों का आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से क्या निकल आता है, टॉर्क। टॉर्क क्या करेगा, इस एक्सिस के अबाउट ये जो फोर्स होगा इस पॉइंट को, ये पार्टिकल को इस तरह से क्या कराएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। और इधर से फोर्स लगेगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज इसका रोटेशन होगा। तो टॉर्क का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आर क्रॉस एफ और डी का दोनों का मल्टीप्लिकेशन से भी टॉर्क निकल आता है। इसका यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन मीटर। और टॉर्क का जो डायमेंशन होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml/t-2। जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वही किसका डायमेंशन होगा बेटा, टॉर्क का डायमेंशन होगा। और अगर आर और एफ दोनों वेक्टर फॉर्म में दिया है तो कभी भूल के भी एफ क्रॉस आर से टॉर्क ना निकालना, हमेशा आर क्रॉस एफ से निकालना। और यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है, इसलिए डिटरमिनेंट से टॉर्क आप फाइंड कर सकते हो अगर दोनों वेक्टर फॉर्म में दिया है ना। डिटरमिनेंट आप वेक्टर में सॉल्व करना ऑलरेडी सीख चुके हो, जानना भी चाहिए। जो नहीं जानते हैं वो सीख लें कैसे डिटरमिनेंट सॉल्व किया जाता है, जिससे कि आप क्रॉस प्रोडक्ट क्या कर सको बेटा, फाइंड कर सको। इसके बाद चलो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बात करते हैं, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन, है ना, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन होता है टाउ बराबर आई इंटू अल्फा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका जबरदस्त यूज इस टॉपिक में है। टाउ बराबर आई अल्फा, ये एकदम वैसे ही यूज होता है जैसे फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, उसी तरह से टाउ बराबर क्या होता है यहाँ पर, आई इंटू अल्फा होता है। ओके, तो इसमें खास बात क्या है कि जो अल्फा है, देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन है, और लीनियर मोशन में क्या होता है, अल्फा के स्थान पे ए, लीनियर एक्सेलरेशन यूज होता है। और यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मास के स्थान पर बस यूज कर दो। और यहाँ क्या आ गया, एफ, तो जैसे एफ बराबर एम में, उससे टाउ बराबर आई इंटू अल्फा। इस कॉन्सेप्ट से आप इसको याद रख सकते हैं। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर कि टॉर्क के दोनों फार्मूले को बराबर करके आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा दोनों फार्मूला, टाउ बराबर आई अल्फा और एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन दोनों को इक्वल करके आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर के एंगुलर एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना हो तो आई इंटू अल्फा बराबर एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आप इसका क्या कर सकते हो, इक्वल करके कोई वैल्यू यहां से आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म आता है प्यारे बच्चों, एंगुलर मोमेंटम, है ना। एंगुलर मोमेंटम बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी कॉन्सेप्ट होता है ना। एंगुलर मोमेंटम, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को या तो जे से इंडिकेट करते हैं अथवा एल से इंडिकेट करते हैं। एनसीईआरटी इसको एल से इंडिकेट करता है। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आप देख लीजिए एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम, देख लो, है ना।
तो इसी तरह से यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अगर आपको फाइंड करना है तो एंगुलर मोमेंटम जो जे होता है, जैसे टॉर्क में आर क्रॉस एफ था, वैसे यहाँ पे आर क्रॉस पी होता है प्यारे बच्चों, देख रहे हो, है ना। P इज लीनियर मोमेंटम, R क्रॉस P इज एंगुलर मोमेंटम। इसको आप लिख सकते हो, देखो R और P को कह सकते हो यम इंटू वी, यम आ गया बाहर और यहाँ क्या बच गया R क्रॉस V। ढेर सारे आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इससे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर भी अगर R वेक्टर दे दिया हो, लीनियर मोमेंटम वेक्टर दे दिया हो, तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, डिटरमिनेंट से आप एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। एंगुलर मोमेंटम या तो J कह लो या तो क्या कह लो, L कह लो, और P को कह दो यम इंटू वी, M स्केलर बाहर आ गया तो बच गया R क्रॉस V, है ना। और यहाँ पर भी खास बात क्या है कि अगर लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो, तो यहाँ पर भी आप एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू आप फाइंड करोगे, मैग्नीट्यूड जो होगा J इज इक्वल टू, इसको L कह लो, इक्वल टू ये होगा लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर भी देखो यही कॉन्सेप्ट है एंगुलर मोमेंटम क्या करने का, फाइंड करने का। तो एंगुलर मोमेंटम भी आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट से, और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हो। अब आइए एंगुलर मोमेंटम का बहुत अच्छा अगर कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें, है ना, एंगुलर मोमेंटम का क्या देखना है बेटा, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर यहाँ देखें तो जैसे ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या है, ओरिजिन है, और कोई बॉडी अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है v स्पीड से, पार्टिकल का मास कितना है m, तो इसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, है ना, देखो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो एंगुलर मोमेंटम होगा, और ये इसकी दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, r है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो होगा मास इंटू वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम इंटू इस लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा r बेटा कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये देखो एम बी आर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है, इसका एंगुलर मोमेंटम ये क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के पैरेलल मोशन कर रहा है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या बना रहेगा बेटा, इसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट बना रहेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि ये पार्टिकल आगे जा रहा है तो यहाँ से इसकी दूरी क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। वो दूरी हमको देखना ही नहीं है, हमको कौन सा दूरी देखना है, इस लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक्सिस और रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, यह है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये क्या है प्यारे बच्चों, ओरिजिन, और एक पार्टिकल है जो कि इस तरह से मोशन कर रहा है, देख रहे हो, इस तरह से ये मोशन कर रहा है v स्पीड से, इसका मास कितना है m, है ना। अब पूछता है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताओ एंगुलर मोमेंटम इसका घट रहा है कि बढ़ रहा है कि कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट कहेगा अरे बढ़ता चला जा रहा है। नहीं प्यारे बच्चों, बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है प्यारे बच्चों r, ये भी क्या बना हुआ है, कांस्टेंट। इसलिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका भी अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम देखें, जे नॉट कह लो चाहे l कह लो, तो m इंटू वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज r, ये क्या बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। तो इस तरह से भी अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या बना रहेगा प्यारे बच्चों, कांस्टेंट बना रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि बोल दो कि इंक्रीज नहीं हो रहा है। ओके, अच्छा ये बताओ अगर हम कहें कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ एक पी पॉइंट है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ कितना होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में बेटा 0 हो जाएगा, क्योंकि वह पी पॉइंट उसी लाइन पर है, जो लाइन लीनियर मोमेंटम का है उसी पर है, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में 0 होगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, एम बी आर होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बेटा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं और क्या हम लोग देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में रिलेशन, है ना। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में रिलेशन क्या है बेटा, टाउ इज इक्वल टू, सॉरी
ठीक है। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। किसी बॉडी पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो उसका बॉडी का मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम अप्लाइड फोर्स होता है। उसी तरह से किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी अगर रोटेट कर रहा है, उस बॉडी पे टार्क लगाया जा रहा है तो उस बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, कौन सा, एंगुलर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम a body will be equal to applied torque on that body। इसका मतलब जो टार्क होता है वो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। इसीलिए जब कहा जाता है कि किसी बॉडी पे टार्क अगर जीरो होता है तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी। दैट इज डेल्टा जे का मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। ये टार्क का और एंगुलर मोमेंटम का क्या है बेटा, रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। और अगर जो एंगुलर मोमेंटम दिया है अगर ये टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो जो टार्क होगा वो एंगुलर मोमेंटम को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो टार्क आ जाता है। डिफरेंशिएशन से इसका टार्क आप क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, फाइंड कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको न्यूटन्स लॉ मोशन वाले कॉन्सेप्ट से, सेकंड लॉ वाले कॉन्सेप्ट से इसको अगर तैयार रखें तो कभी ये नहीं भूलेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बॉडी देखिए इस तरह से मोशन कर रहा है ना, रोटेशनल मोशन कर रहा है। ये इसका रोटेशनल मोशन का क्या है, रेडियस है। तो अगर हम लोग देखें तो इस बॉडी पे अगर इस तरह से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, है ना, तो ये इसके लीनियर फोर्स का देखो डायरेक्शन है, यही इसके मोमेंटम का क्या होगा, डायरेक्शन होगा, जिससे कि ये सिस्टम इस तरह से ओमेगा से क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इसमें देखें ये इसका टेंजेंट है, लेकिन ये इसका बाहर की तरफ क्या है प्यारे बच्चों, एक्सिस है। क्या है ये, एक्सिस। तो एक्सिस हम बाहर तो दिखा नहीं सकते, इसलिए एक्सिस हम देखो यहाँ दिखा दे रहे हैं, है ना। तो जो एक्सिस होता है ये रेडियस वेक्टर से कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर। ये लाइन इधर नहीं है प्यारे बच्चों, ये लाइन बाहर के तरफ है, 3 डायमेंशनल लाइन है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो जे, उसका डायरेक्शन एक्सिस के अलांग होता है। जो टार्क होता है टाउ, उसका डायरेक्शन प्यारे बच्चों एक्सिस के अलांग होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये जो टार्क है, देख रहे हो, टार्क और ये जो फोर्स है ये आपस में कितने डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर हैं। जो एंगुलर मोमेंटम है और ये जो लीनियर मोमेंटम है ये भी कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। इसलिए टार्क और फोर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि सबको पता है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिलेशन बिटवीन, है ना, रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन। एंगुलर मोमेंटम तो जे होता है, ये होता है प्यारे बच्चों I इंटू ओमेगा। देख रहे हो, J इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एकदम वैसे ही है जैसे लीनियर मोमेंटम P बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है, उससे एंगुलर मोमेंटम J बराबर I इंटू ओमेगा होता है। अब एक टर्म आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं, है ना। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट खूब ढेर सारे क्वेश्चन मिलते हैं। कोई भी बुक आप फिजिक्स का उठा लीजिए और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे अगर क्वेश्चन ढूंढिए तो 20-25 क्वेश्चन मिल जाता है और बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करके इसको सीख सकते हैं। तो क्या है प्यारे बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर किसी बॉडी पे टार्क क्या हो, 0 हो, तो टार्क आप क्या कहते हो, अभी पढ़े हो, टार्क इक्वल टू डेल्टा जे अपॉन क्या पढ़े हो प्यारे बच्चों, डेल्टा टी। टाउ को 0 कर दो, है ना। देखो स्टैंडर्ड टार्क अगर 0 है तो आप कर दो टार्क को 0,
तो जब टार्क को आप 0 कर दोगे, तो टार्क जब 0 कर दोगे तो आ गया, देख लो, डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा जे बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर 0 आ गया। मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दोनों क्या हो गए प्यारे बच्चों, बराबर हो गए। इसका मतलब इसी को बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या है यहाँ पर प्यारे बच्चों, कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इसी को कहते हैं। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, तो आप बोलोगे जब सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल टार्क क्या होगा, 0 होगा। मतलब एक्सटर्नल टार्क अगर 0 रखते हुए सिस्टम के अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दीजिए तो एंगुलर वेलोसिटी अपने आप उसका घट जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा दीजिए तो एंगुलर वेलोसिटी अपने आप उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या खास बात देखना है कि टार्क आपको क्या करना है, 0 करना है। जब टार्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम अपने आप क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी एंगुलर मोमेंटम जो चेंजिंग होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। यानी जे बराबर आई इंटू ओमेगा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जे बराबर आई इंटू ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब हम कहेंगे I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखते हुए अगर हम सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दें तो ओमेगा अपने आप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा दें तो ओमेगा अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर जबरदस्त न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, जबरदस्त थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है, ये पूरा आप ध्यान दीजिएगा। अब इसका जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, थ्योरेटिकल एग्जाम्पल की अगर बात करें तो थ्योरेटिकल एग्जाम्पल में जैसे एक टेबल है, टेबल के एक्सिस पे कोई मैन खड़ा है और वो मैन अपने हाथ को ऐसे फोल्ड किए हुए है और उसके बाद से क्या किया कि पूरा डिस्क टेबल रोटेट कर रहा है, मैन भी उसी के साथ साथ रोटेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैन अपने हाथ को बाहर की तरफ फैलाता है, स्ट्रेच करता है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब ये आर्म का जो मास है वो जब एक्सिस से दूर जाता है तो पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाती है और बाहर से कोई टार्क तो लग नहीं रहा है, इसलिए पूरे सिस्टम की एंगुलर स्पीड अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब चाहे तो इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कोई टेबल रोटेट कर रहा है उसके सेंटर पर खड़े हो जाइए, हाथ को ऐसे फोल्ड कर लीजिए और सडनली हाथ को बाहर तरफ कर दीजिए और ऐसे आप रोटेट कर रहे हैं अगर, तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि रोटेशन की एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी। और हाथ अगर ऐसे फैलाए हुए हैं, हाथ को अगर स्ट्रेच कर लीजिए, फोल्ड कर लीजिए, तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जबरदस्त थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। कई क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो आप सोच करके आंसर दीजिए, कभी गलत नहीं होगा, डायरेक्ट रटना नहीं है। एक डिस्क है, रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग करते करते क्या कीजिए, हाथ में सैंड ले लीजिए, बालू ले लीजिए, उसको धीरे धीरे उसके ऊपर छीट दीजिए चारों तरफ। आप देखेंगे कि बालू छीटने से सिस्टम का मास बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, उसकी स्पीड अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक डिस्क रोटेट कर रहा है और ऐसे कंडीशन में उसका अपना एक एंगुलर मोमेंटम है, एक दूसरा डिस्क ला करके जेंटली उसके ऊपर रख दीजिए आराम से, तो सिस्टम का मास बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने की वजह से उसकी एंगुलर स्पीड अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं तो इसको आप डायरेक्ट आंसर ना दे करके थोड़ा सा सोचिए और सोच करके आंसर दीजिए, हमेशा ये आंसर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, सही आएगा। ओके, तो इसको नोट करना हो तब तक आप नोट कर लें, थोड़ा पानी पी लें। आइए इस पे एक हम बेसिक एक क्वेश्चन कराते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना, और ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के कई क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। ये एक रिंग है ना, ये रिंग है, और इस रिंग का अगर देखें तो ये इसका मेन एक्सिस है, देख रहे हो। इस रिंग का अपना मास कितना है, m, इसका रेडियस कितना है, r, और ये ओमेगा नॉट से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब रोटेट करते करते इसमें क्या किया कि यहाँ और यहाँ दो पार्टिकल ला करके स्मॉल m मास का रख दिया, तो कहता है कि रखने के बाद से इनका एंगुलर स्पीड बताइए अब कितना हो जाएगा। देखो रिंग वही है, वही प्यारे बच्चों इसका एक्सिस भी है, जैसे एक्सिस पहले था वैसे अभी भी है, रेडियस अभी भी कितना है इसका, r है, लेकिन इसका हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या बोला
कि 2 मास ला करके स्मॉल m मास का 2 मास यहाँ पे ला के रख दो तो इसके रोटेशन की एंगुलर स्पीड अब कितनी हो जाएगी, ओमेगा डैश का वैल्यू ये पूछ रहा है। रिंग का मास अभी भी कितना बना हुआ है, कैपिटल M बना हुआ है। 2 पार्टिकल ला के आराम से यहाँ पर रख दो तो यहाँ क्या होगा, 2 पार्टिकल रखने से इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगी, एंगुलर स्पीड घट जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को बाहर दूसरे वाले एंगुलर मोमेंटम दोनों को बराबर कर दें। इसको हम कहेंगे I1 ओमेगा 1 बराबर क्या, I2 ओमेगा 2। अब यहाँ I1 यानी रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अप्लाई कर देंगे। रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² इंटू एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट इजकल टू, बाद में तो रिंग तो है ही प्यारे बच्चों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² लिख दीजिए। इन दोनों पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ला के इसमें जोड़ दीजिए। इस पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr², इसका भी mr² मिलके कितना आ गया 2mr², ये पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा डैश, इसका क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखा जाए तो r² यहाँ से कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और न्यू एंगुलर जो स्पीड आएगी ओमेगा डैश इज इक्वल टू ये आ जाएगा, देखो m इंटू ओमेगा नॉट अपान यहाँ से कैपिटल M प्लस कितना 2m। इस तरह से देखो बाद वाला एंगुलर वेलोसिटी इसका क्या हो गया, फाइंड हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करके आराम से क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, तो ये होता है बेटा, कोई बॉडी अगर रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कोई बॉडी अगर रोटेट कर रहा है तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आसान होता है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को आप K कह लो, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल यानी KR कह लो, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ I ओमेगा स्क्वायर। I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा है उसकी एंगुलर स्पीड। इस पे भी खूब क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एकदम हाफ mv स्क्वायर के जैसे होता है। इसका यूनिट क्या है प्यारे बच्चों, जूल है। इसके बाद से अगेन है ना, रिलेशन बिटवीन पावर एंड टॉर्क। टॉर्क और पावर में अगर रिलेशन हम लोग देखें, पावर और टॉर्क में रिलेशन एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन मिलेगा, है ना। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो खुद आप फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो आप सब लोग जानते हो कि पावर बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोशन पढ़े हो ना, पावर इक्वल टू फोर्स वेलोसिटी। तो पावर को यहाँ क्या लिख दो, P लिख दो, और फोर्स के साथ यहाँ टार्क लिख दो, वेलोसिटी का साथ ओमेगा लिख दो। देखो ये पावर और यहाँ टार्क में क्या आ गया, रिलेशन। तो इस तरह से इसको आप डायरेक्ट जो है लीनियर वाले कॉन्सेप्ट इसको याद रख सकते हैं। वैसे जनरली रोटेशनल मोशन में पावर और टार्क में रिलेशन जल्दी किसी को याद होता नहीं है, लेकिन आप देखें तो पावर P इज इक्वल टू फोर्स का स्थान पे लिख दो टार्क, इंटू यहाँ रख दो वेलोसिटी का स्थान पे एंगुलर वेलोसिटी। तो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या हो गया, पावर। इसका यूनिट क्या हो गया प्यारे बच्चों, वाट इसका यूनिट हो गया। ओके, इसके बाद से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन वो है एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन। एंगुलर मोमेंटम काइनेटिक रिलेशन आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे लीनियर मोशन में आप याद रखते हो ना कि ये लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू √/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये हमेशा याद रहता है, वर्क और एनर्जी में सब लोग पढ़े हो। बस इसी को क्या कर दो, एंगुलर मोमेंटम बना दो और m को I बना दो और k को k रहने दो। तो यहाँ का जो एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है वो आप हमेशा याद रख सकते हैं, कभी आपको भूलेगा नहीं। और वो क्या कॉन्सेप्ट है, देखो हम लिखने जा रहे हैं, है ना, एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन। तो क्या है रिलेशन, तो एंगुलर मोमेंटम J है ना इज इक्वल टू √/2I इंटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। देखो एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, इस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर ये भूल जाए तो वर्क पावर एनर्जी वाला फॉर्मूला याद कीजिए, P बराबर √/2m के, वहां से इस फॉर्मूले को बना लीजिए। इस बात से टर्म आता है रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशंस। रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशंस ये जो होते हैं ये वैलिड होते हैं कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के लिए। अगर अल्फा वेरिएबल है तो इस फॉर्मूले को आप अप्लाई नहीं कर सकते,
है ना। अब क्या होता है फॉर्मूला, कितना आसान, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, जैसे होता है ना v बराबर u प्लस ए टी, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और अगर रिटार्डेशन है तो यहाँ क्या होता जाएगा बेटा, माइनस होता चला जाएगा। फिर है कि टीएथ सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देख रहे हो, थीटा टीएथ इज इक्वल टू यू यानी ओमेगा नॉट प्लस या माइनस हाफ ए यानी अल्फा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2t माइनस 1। एकदम से ये फॉर्मूला जो लीनियर कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं ना, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस टी एथ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ है 2t माइनस 1, उस कॉन्सेप्ट से इसको याद रखिए। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, और जब आप क्वेश्चन इस टॉपिक से करेंगे तो इस फार्मूले पे खूब जबरदस्त क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस फार्मूले को आप ध्यान दीजिएगा, और इसको लीनियर वाले कॉन्सेप्ट से इसको डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हैं। अगेन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें रोलिंग, है ना, रोलिंग ऑफ बॉडीज। जो बॉडीज की रोलिंग होती है उसे देखा जाए तो रोलिंग को जो है ये एग्जाम से जेई हो चाहे नीट हो वहाँ से इसको हटा दिया है, लेकिन देखा जाए तो अभी एग्ज़ाम जो हुआ था जैसे नीट एग्ज़ाम 2024 वाले में रोलिंग का एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया था, तो रोलिंग थोड़ा बहुत तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि रोलिंग तैयार रहने से इस पर चूँकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है तो कोई छोटा मोटा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो रोलिंग होता क्या है, रोलिंग होता है बेटा ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों को मिक्स कर दो, रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन को मिक्स कर दो तो रोलिंग आ जाता है। जैसे होता है ना कि एक मुकेश है और एक भूत है, भूत आके मुकेश के अंदर समा गया तो उनमें दोनों का इफेक्ट दिखेगा और मुकेश प्लस भूत मिलके क्या बन जाएगा, भूकेश। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा कि रोलिंग जो होता है रोटेशनल और ट्रांसलेशनल का मिक्स कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर कोई बॉडी बेटा रोलिंग कर रहा है ना, तो ये बॉडी है, यहाँ इसका क्या है, सेंटर है ना, ये इसका रेडियस है। तो रोलिंग का जो सिंबल होता है, अब देखो ना, ये सेंटर मास होगा, वी वेलोसिटी से चलेगा और पूरा सिस्टम एंगुलर वेलोसिटी से क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये पूरा हो गया रोलिंग। ये क्या है बेटा, ग्राउंड। क्या है ये, ग्राउंड है। तो इसी में बॉडी क्या करता है, चलता है बेटा, रोल करते हुए चलता है। इसी कॉन्सेप्ट को रोलिंग कहा जाता है, जिसमें कि बॉडी देखो रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। जितने भी साइकिल होती हैं, गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, बस हैं, ट्रक हैं, है ना, मोटरसाइकिल हैं, कार हैं, सबका जो पहिया होता है, व्हील होता है, वो हमेशा कौन सा मोशन करता है, प्योर रोलिंग मोशन करता है। अब इसमें अगर हम लोग खास बात देखें तो कोई बॉडी अगर इस तरह से रोलिंग मोशन प्यारे बच्चों अगर कर रहा है, ये इसका क्या है, ग्राउंड है। ग्राउंड पे अगर रोलिंग मोशन कर रहा है तो इसका सेंटर मास है। सेंटर मास अगर वी वेलोसिटी से चलता है तो इसमें अगर हम कुछ पॉइंट का एजम्पशन करें, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हम मान लें ए, यहाँ पे एक पॉइंट मान लें हम बी, यहाँ पे एक पॉइंट मान लें हम डी, यहाँ पे एक पॉइंट मान लें हम सी, तो सी जो है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में है ना। जब ये ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट का वेलोसिटी बेटा 0 होता है। इसी को बोलते हैं ICR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रेस्ट इसको बोलते हैं, ये रेस्ट में होता है। तो कोई बॉडी अगर रोलिंग मोशन करता है ना, तो अगर उसके सेंटर मास वेलोसिटी v होता है तो ये जो टॉप वाला पॉइंट होता है इसकी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी बेटा 2v होता है। इस वाले की वेलोसिटी बेटा v√2 होता है। इस वाले के वेलोसिटी भी कितना होता है, v√2 इसकी वेलोसिटी होता है। लेकिन सी वाले पॉइंट के वेलोसिटी कितना होता है, 0। ऐसा प्योर रोलिंग में होगा। प्योर रोलिंग में जो पॉइंट बॉडी का ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है उसको इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रेस्ट ICR बोलते हैं, और इसकी वेलोसिटी 0 होती है। इसकी वेलोसिटी इसका डबल, सेंटर मास की वेलोसिटी का डबल 2v होगा। ये दोनों एक ही पॉइंट हैं, देखो यहाँ से इन दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी, v√2 होगी। और यहाँ खास बात आप देखिए
कि कोई बॉडी अगर रोल करता है तो रोलिंग के समय जो ICR से, इस पॉइंट से जो पॉइंट सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। यही क्वेश्चन आया था पिछले साल नीट एग्जाम 2024 में, जिसमें कि इसे 2-3 पॉइंट बना दिया था, नहीं इस पॉइंट के बस 20 पूछ दिया था। C पॉइंट और A पॉइंट में प्योर रोलिंग में कौन से पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा होगा, कहाँ का कम होगा, तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो अगला डायग्राम बना कर हम यहाँ देखें, यहाँ पर अगला डायग्राम इस तरह से बना के देखें कि अगर ये बॉडी रोलिंग कर रहा है, ये ग्राउंड है, और यहाँ पर अगर हम मान लिया कई पॉइंट अगर हमने मान लिया, जैसे यहाँ मान लिया हमने P पॉइंट, यहाँ मान लिया हमने Q पॉइंट, यहाँ हमने मान लिया R पॉइंट, यहाँ मान लिया हमने S पॉइंट, और ये बॉडी करके आ रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है, तो P, Q, R, S में किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो कितना आसानी से आप देख सकते हो कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जिस पॉइंट की वेलोसिटी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ से ICR से, ये क्या है ICR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रेस्ट से ये पॉइंट सबसे अधिक दूरी पर है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट R इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट S। ये सीक्वेंस है, और कोई सीक्वेंस आपको याद भी नहीं रखना है, बस ये जानिए कि प्योर रोलिंग के केस में ICR से जो पॉइंट जितनी अधिक दूरी पर होता है उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। माइंडेड प्लीज, रोलिंग मोशन की हम बात कर रहे हैं। रोलिंग में ट्रांसलेटरी रोटेटरी दोनों क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुकेश प्लस भूत इज इक्वल टू भूकेश आई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं कि कोई बॉडी अगर रोलिंग मोशन करता है तो जो बॉडी की रोलिंग एनर्जी होती है प्यारे बच्चों, रोलिंग एनर्जी वो कितना आसानी से आप इसको याद रख सकते हो, और रोलिंग एनर्जी होता है ½ mv² इंटू रोलिंग फैक्टर बीटा, है ना, बीटा इज रोलिंग फैक्टर, और यहाँ से आ गया देखो ½ mv², और बीटा हो गया रोलिंग फैक्टर 1 + k² r²। अब नया कॉन्सेप्ट यहाँ मिल गया बेटा के कहलाता है उस बॉडी का उस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस अबाउट रोल कर रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बेटा के का। के रेडियस ऑफ गायरेशन है। रेडियस ऑफ गायरेशन अगर आपको फाइंड करना है तो उस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दीजिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk² लिख दीजिए, दोनों तरफ मास से मास कट जाएगा, के का वैल्यू जो r के टर्म में आएगा वही रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा। तो इधर कुछ सालों से देखा जाए तो रेडियस ऑफ गायरेशन में खूब क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो बस उसको इनर्शिया को mk² बस लिख दो, मास मास कट जाएगा, के का वैल्यू जो r के टर्म में आएगा वही कहलाएगा उसका रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये k² उस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन k है, तो k² का वैल्यू रख करके रोलिंग फैक्टर आप निकाल सकते हो। रोलिंग फैक्टर रख दो तो यहाँ पे आ जाता है उस बॉडी का रोलिंग एनर्जी। अगेन अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पर, देख रहे हो इंक्लाइन प्लेन पर, ये इंक्लेशन इसका कितना है, थीटा है, कोई बॉडी अगर रोल करते हुए ऐसे आ रहा है ना, डायग्राम आप देखिए, बॉडी कौन सा मोशन कर रहा है, डायग्राम से समझ में आ रहा है, देखो रोलिंग मोशन कर रहा है। तो जब ये बॉडी यहाँ पे पहुँचता है, बॉटम पे देखो जब पहुँचता है ये बॉडी, तो बॉटम पे इसकी वेलोसिटी पूछता है कि बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी, बॉटम पर v है, कितनी वेलोसिटी है। तो इसकी वेलोसिटी अगर निकालना हो बॉटम पर तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला एकदम आसान है, v बराबर √2g, इस इंक्लाइन प्लेन की हाइट h है, √2gh अपान बीटा। बीटा क्या है बेटा, रोलिंग फैक्टर। रोलिंग फैक्टर से अगर डिवाइड कर दो तो ये √2gs अपान बीटा इस इंक्लाइन प्लेन पर उस रोलिंग बॉडी की इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पर वेलोसिटी कहलाता है। अब चाहे रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर कुछ भी रोल कर रहा हो, उसका अगर रोलिंग फैक्टर रख दो तो आप बॉटम पर उसकी वेलोसिटी क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। इसी तरह से अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर रोल कर रहा है तो उस बॉडी की जो रोलिंग एक्सेलरेशन जो बनता है बेटा, जैसे स्मूथ सरफेस पे कोई बॉडी अगर स्लाइड करता है इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस पे, तो सबको पता है कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन g sin थीटा होता है। लेकिन अगर रोल करेगा ना तो g sin थीटा लिख लो, और वही रोलिंग फैक्टर बीटा से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अलग अलग बॉडी की अलग अलग रोलिंग फैक्टर होता है। रोलिंग फैक्टर फाइंड करने का मेथड हमने बताया 1 + k² अपान r², और k² अपान r² उस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसे रिंग है
तो एम आर स्क्वायर में 1 आगे है तो के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया, तो रोलिंग फैक्टर 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर 2 हो गया। डिस्क है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर है, तो के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर का वैल्यू बेटा हाफ होगा, और हाफ में 1 ऐड करते हो तो रोलिंग फैक्टर आ गया। तो रोलिंग फैक्टर निकालना बड़ा आसान होता है, कैसे 1 प्लस उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो कोफिशिएंट है उसी का ऐड कर दो तो रोलिंग फैक्टर आ जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर 2/3 एम आर स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर में वही डिजिट ही तो बस चेंज हो रहा है, एम आर स्क्वायर तो सब में है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो डिजिट है वही उस बॉडी का चेहरा है, फेस है, तो उस बॉडी के फेस में अगर 1 ऐड कर दो तो रोलिंग फैक्टर आ जाता है। और रोलिंग फैक्टर की हेल्प से किसी बॉडी का एक्सेलरेशन इंक्लाइन प्लेन पर, एनर्जी, वेलोसिटी सब आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अब अगर इंक्लाइन प्लेन पर कोई बॉडी अगर रोल कर रहा है, जैसे डिस्क, रिंग, हॉलो स्फीयर, साइड स्फीयर, सबको एक साथ अगर रोल करा दो, तो हमने बताया ना रिंग और हॉलो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, रिंग और हॉलो सिलेंडर एक साथ चलेंगे, एक साथ बॉटम पे पहुंचेंगे। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर एक साथ बॉटम पे पहुंचेंगे, क्योंकि डिस्क और सॉलिड सिलेंडर की मोशन सेम होती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर सारे बॉडी को एक साथ रोल करा दें तो सबसे आगे आगे कौन चलेगा, तो सबसे आगे चलता है बेटा सॉलिड स्फीयर, सबसे पीछे क्या रहता है, रिंग। जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है वो सबसे आगे रहेगा, जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है वो सबसे पीछे रहेगा। जैसे रिंग की मोर्सिया है एम आर स्क्वायर और सॉलिड स्फीयर की मोर्सिया क्या है, 2/5 एम आर स्क्वायर। तो इस तरह से याद रखिएगा कि सबसे आगे हॉलो सॉलिड स्फीयर चलता है, सबसे पीछे रिंग रहता है। अगर इंक्लाइन प्लेन पर एक साथ सबको रोल करा दिया जाए, इसका मतलब इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पर पहुंचने का टाइम सबसे कम किसका होता है, सॉलिड स्फीयर का, सबसे ज्यादा किसका होता है, रिंग का। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट याद रख करके इसके क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वैसे रोलिंग ये डिलीटेड है, बहुत ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जाना है, रोलिंग का सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट देखना है। जैसे नीट 2024 में रोलिंग का एक क्वेश्चन आया था, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछा था कि बताओ बॉडी रोल कर रहा है तो 2 पॉइंट दिखा दिया, किस पॉइंट के वेलोसिटी कम किसका ज़्यादा, तो सबको याद रहता है क्योंकि मोड्स या का ही इसमें कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रोटेशनल मोशन, आज हमने क्विक रिवीजन करा दिया, बहुत ही बेनिफिट इससे मिलने वाला है आपको। अब इसको आप क्या कीजिए, पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद से सारे कॉन्सेप्ट जब आपके आ गए, सारा फॉर्मूला आपके सामने से गुजर जाए, इसके बाद से आप 50 क्वेश्चन इस टॉपिक से सॉल्व कर लीजिए, टॉपिक एकदम तैयार हो जाएगा। चाहे जे एग्जाम देने जाइए, चाहे नीट एग्जाम देने जाइए, 2 क्वेश्चन इस पर आपको जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन तो श्योर ही श्योर आना है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन भी इससे आ जाता है और इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको महसूस हो रहा है कि नहीं बहुत ही बेनिफिशियल हमको लगा, तो अपने दोस्तों मित्रों में खूब इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि सबको इसको बेनिफिट मिले। कोई स्टूडेंट अगर इस चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले और इसका बेनिफिट आप उठा सकें, आप अपना हेल्प कर सकें। प्यारे बच्चों, तो मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए प्यारे बच्चों। जय हिंद।